नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा की डिस्कशन में। आज की डेट है 25 जुलाई 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे पनामा पेपर्स के बारे में। आपको शायद पता हो 2016 में एक पनामा पेपर लीक्स करके खबर आई थी। अब इसमें हुआ क्या था? देखिए, कई इंडिया के हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, इनका नाम दर्ज था इन पेपर लीक्स में। दरअसल इन्होंने ऑफशोर अकाउंट्स खोले थे। अब ऑफशोर अकाउंट क्या होते हैं? आप किसी दूसरी कंट्री में जाके अपने बही खातों को खोलते हैं, कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, मनी का फ्लो वहाँ से हो रहा है, तो उसे यहाँ पर कहा जाता है ऑफशोर अकाउंट। मतलब जैसे मान लीजिए शाहरुख खान है, शाहरुख खान का कोई दुबई में बैंक अकाउंट है, तो वो ऑफशोर अकाउंट है। बट कई बार ऐसा होता है कि इन ऑफशोर अकाउंट को खोला जाता है टैक्स हेवन्स में। पनामा भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत कम टैक्स लगता है। तो इन लोगों ने क्या किया था कि इंडिया के टैक्स को इवेड करने के लिए अपनी जो मनी है, मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ की इनकम है इस साल की। अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर मेरे को कम से कम टैक्स देना पड़े। मैं अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर देता हूं पनामा में, क्योंकि वहां पर कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम है मान लीजिए। अब इसकी वजह से होगा क्या? मैं इंडिया में टैक्स देने से बच जाऊंगा। अब ऐसे ही कुछ लीक्स, मतलब ऐसे ही कुछ पेपर्स आए थे आपके सामने जहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम थे। तो यहां पर इन्हें एक्सपोज किया गया था इन पेपर लीक्स के थ्रू। अब इस तरह के फ्रॉड्स में काम आती है आपकी एक यूनिट, दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि एक सेंट्रल एजेंसी एस्टैब्लिश की गई थी 2004 में। ये इस तरह की इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है, प्रोसेस करती है, एनालाइज करती है और इंफॉर्मेशन को आगे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को दे देती है, जो कि हेड करते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर। ये एक तरह की आपकी इंडिपेंडेंट बॉडी है जो डायरेक्टली इसी यूनिट को, इसी काउंसिल को रिपोर्ट करती है। मान लीजिए किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्हें लगता है कि किसी तरह का घपला है, तो ये उन सभी ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करती है आपकी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को। अब इस आर्टिकल में आप एक बारी पनामा की लोकेशन भी देख लीजिए, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करे। तो पनामा आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक नैरो लैंड है, जो कि यहाँ पर सेंट्रल आपको अमेरिका में देखने को मिल जाता है। अब आज आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि पनामा किन किन कंट्री से सराउंडेड है आपका। वैसे तो मैं इसका जवाब अभी भी दे सकता हूँ आपको, बट कुछ होमवर्क देना भी तो ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर आप ज़रा एक बार जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे दो कम्युनिटी के बारे में, एक माहर, एक मेहर। ये एच है, वाई नहीं है, मेहर। ये दोनों कम्युनिटी को अभी एससी लिस्ट में डालने की बात कर रही है आपकी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। अब यहाँ इनका जो प्रपोजल है ये एक्सेप्ट कर लिया गया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के द्वारा। तो यहाँ पर आने वाले समय में हो सकता है कि जो आपके प्रेसिडेंट हैं अंडर आर्टिकल 341 इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लें। अब यहाँ आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एस्टैब्लिश की गई थी अंडर आर्टिकल 338 के अंडर। अब ये आपको याद रखना है कि ये सेफगार्ड करते हैं इंटरेस्ट को आपके शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के, यानी दलित वर्ग के जो भी राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या लीगल राइट्स हो, उनको प्रोटेक्ट करने का काम इन्हीं का है। वैसे ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय आर्टिकल 338 के अंडर सिर्फ एक स्पेशल ऑफिसर हुआ करते थे। बाद में 65वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ, जो कि 1990 में आया, हमने इसे एक सिंगल मेंबर बॉडी बना दी, जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन दोनों के रिलेटेड कामों को हैंडल करते थे। बाद में 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ इसे 5 मेंबर की एक बॉडी बना दी गई, जहाँ पर एक चेयरपर्सन रहते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अन्य आपके मेंबर्स रहते हैं। इनका काम क्या है? ये एडवाइस करते हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को कि कैसे वो एससी कम्युनिटी के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी दलित को कोई ग्रीवेंसेज है, मान लीजिए उनकी कोई कंप्लेंट सुन नहीं रहा है, तो उस समय ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के पास जाकर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं। ये मॉनिटर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं सभी इश्यूज दलित समाज के, और साथ के साथ रिपोर्ट करते हैं ये प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के बारे में। देखिए, अभी हाल फिलहाल में नोएडा में कुछ सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल स्टार्ट कर दी है। इनकी मांग ये है कि इन्हें पे राइज चाहिए, लेकिन जो अभी गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं है। अगर बात की जाए नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी की, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऐसा नहीं कि हमेशा से ये नॉन स्टैट्यूटरी ही रही थी। मतलब नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि इसके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है। ओरिजिनली जब इसे इस्टेब्लिश किया गया था उस समय 1993 में आपका नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट, इसके अंडर इसे स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया था।
2004 में ऑल्दो ये आपका एक्ट लैप्स करता है, जिसके बाद से ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। अब यहाँ आपको याद रखना है कि कोई भी सफाई कर्मचारी से रिलेटेड काम है, मतलब उनकी कंडीशंस कैसी चल रही हैं, उनके रिहैबिलिटेशन वर्क कैसे चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट कैसे चल रही है, इससे रिलेटेड सभी मैटर्स को ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। ऑल्दो सैनिटेशन आपका स्टेट सब्जेक्ट है, बट स्टिल यहाँ पर ये एक्ट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। ये एक आपकी 7 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 5 अन्य मेंबर होते हैं। और साथ के साथ यहाँ इन्हें जिम्मेवारी ये भी दी गई है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन, इस एक्ट को मॉनिटर ये करते हैं। आपको यहाँ इतना ही याद रखना है कि ये जो आपका कमीशन है, इसका रोल क्या है और कितने मेंबर्स होते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे गोवा में लोकेटेड महादोई सेंचुरी के बारे में। महादेई जो सेंचुरी है, इसे कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आने वाले 3 महीने के अंदर इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर एक सवाल का जवाब देना है, टाइगर रिजर्व कौन घोषित करता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? इसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। अगर बात की जाए महादेई सेंचुरी की, तो यहाँ पर आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स देखने को मिलते हैं, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। इस एरिया में आपको 4 खतरनाक सांप देखने को मिलते हैं। एक सॉ स्केल वाइपर है आपका, दूसरा स्पेक्टिकल्ड कोबरा, इंडियन क्रैट एंड रसल वाइपर। ये 4 आपके जहरीले सांप इस एरिया में देखने को मिल जाते हैं। महादेई रिवर की बात की जाए तो ये गोवा की लाइफलाइन है। ये वेस्ट फ्लो करती है और ड्रेन करती है आपके अरेबियन सी में। तो यहाँ पर आपको इस आर्टिकल में इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम लोकेशन देखेंगे सुलवेसी आइलैंड के बारे में। देखिए, सुलवेसी आपका इंडोनेशिया का पार्ट है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 15 लोगों की डेथ हो गई है एक बोट में सवारी जो कर रहे थे, तो इस वजह से ये थोड़ा न्यूज़ में रहा है। अब इसके आसपास के हम वाटर बॉडीज़ को जान लेते हैं। यहाँ इस एरिया में आपको देखने को मिलता है जावा सी। जावा सी से थोड़ा सा साउथ में जाओगे तो आपको फ्लोरस सी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मुलुका सी देखने को मिलता है और नॉर्थ में आपको देखने को मिलता है सिलेबस सी। वेराज मकासर स्ट्रेट आपका इंडोनेशिया के दोनों पार्ट को अलग करता है, मतलब मेनलैंड और सुलवेसी आइलैंड्स को। अगर ईस्ट में थोड़ी दूर और जाएंगे तो आपको बांडा सी भी देखने को मिलता है। इसके अलावा थोड़े बहुत यहाँ पर गल्फ बनते हैं, जैसे गल्फ ऑफ तोमिनी, गल्फ ऑफ बॉनी। ये इंपॉर्टेंट गल्फ हैं जो आपको इस एरिया में देखने को मिलते हैं। बाकी इस आर्टिकल में आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे एसटी कम्युनिटी के बारे में। अभी रिसेंटली गुज्जर्स एंड बकरवाल, जो कि आपके वेस्टर्न हिमालयाज़ में रहते हैं, ये आपके ट्रांसह्यूमेंस हैं। ट्रांसह्यूमेंस मतलब जैसे मान लीजिए विंटर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो उस समय ये बकरवाल्स और गुज्जर्स जो हैं, ये हिली एरिया से वैली में आपके आ जाते हैं। अब जैसे ही मौसम ठीक होता है और समर आती है, तो ये वापस से हिल एरिया में जाके रहने लगते हैं। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि एक तरह के एथनिक नोमैडिक ग्रुप्स हैं जो कि शीप और गोट को रेयर करते हैं इस एरिया में, मतलब उनका पालन पोषण करते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये कहा कि एक और कम्युनिटी इस एरिया में देखने को मिलती है, दैट इज़ पहाड़ी, जो कि इंडो यूरोपियन पहाड़ी लैंग्वेज को बोलते हैं। अब इन्हें भी एसटी कैटेगरी में लाना चाहती है गवर्नमेंट, जिसका विरोध कर रहे हैं गुज्जर्स एंड बकरवाल्स। अब यहाँ आपको याद रखना है एक चीज़ कि क्या प्रोसेस होता है किसी भी कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी में लाने का। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये इस चीज़ को इनिशिएट करेगी। ये रिक्वेस्ट भेजती है, रिकमेंडेशन भेजती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को। ये आगे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं एंड देन यहाँ से ये रिपोर्ट जाती है आपकी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अंत में प्रेसिडेंट जब हाथ भरते हैं इसके लिए, तभी आपकी किसी कम्युनिटी को एसटी कम्युनिटी के अंडर लाया जा सकता है। यहाँ आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में इसके प्रोसेस के बारे में तो बताया गया है, बट किन क्राइटेरिया के बेसिस पे आप किसी कम्युनिटी को एसटी कहते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। वहाँ पर हमारा भारतीय संविधान बिल्कुल साइलेंट है। इसके अलावा गवर्नर के साथ डिस्कशन के बाद ही, यानी कंसल्टेशन के बाद ही प्रेसिडेंट इस चीज़ को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ आपको इतना ही याद रखना था। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इसरो के PSLV C56 मिशन के बारे में, जिससे सिंगापुर की एक सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि DSSAR, इसको हम लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा 6 पेलोड और भी हैं, जैसे विलॉक्स, एराकैड, स्कूब, ग्लेसिया, ORB एंड
न्यू लॉइन, ये आपकी कुछ सैटेलाइट्स हैं जो पेलोड रहेंगी इस PSLV C56 मिशन की। अब ये PSLV की फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि 4 स्टेज रहता है। फर्स्ट और थर्ड स्टेज सॉलिड रहती है, वेयर एज सेकेंड एंड फोर्थ स्टेज जो है वो आपकी लिक्विड रहेगी। लिक्विड स्टेज इंजन को हम कहते हैं अक्सर विकास इंजन, जो विक्रम साराभाई के नाम पे ही रखा गया। तो आपको याद रखना है कि ये विकास इंजन विक्रम साराभाई के नाम से आया। अब वैसे तो आपके जो PSLV है इनकी 2 वेरिएंट है। यहाँ जो यूज़ किया जा रहा है वो है कोर अलोन, जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट तक ही किसी सैटेलाइट को पहुंचा सकता है, और इसमें किसी भी तरह के S200 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स को यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि इसरो ने इसी को यूज़ करके कुछ सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजना है। अब यहाँ आपको याद रखना है कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है इसकी शुरुआत हो जाती है 160 किलोमीटर से, और ये एक्सटेंड करती है 1500 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे एक कैंपेन के बारे में, मेरी मिट्टी मेरा देश। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव ख़त्म होने वाला है, 14 अगस्त को हम इसे ख़त्म कर देंगे। तो अब इसके फाइनल इवेंट में हम क्या कर रहे हैं कि देश के विभिन्न एरिया से हम सॉइल को कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे कर्तव्य पथ यानी कि हमारे राजघाट वाले एरिया में हम डेवलप करने वाले हैं इस मिट्टी से गार्डन। अब यहाँ इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा पंचायत लेवल पे, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लेवल पे, नेशनल और स्टेट लेवल पे। तो यहाँ हम हर एक लेवल के साथ इंगेज करने की सोच रहे हैं। इसमें हम शिल्प कलम, जिनके ऊपर हम नाम लिखेंगे उन ब्रेव हार्ट सोल्जर्स को जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, चाहे वो फ्रीडम फाइटर्स हो, CRPF के जवान हो, पुलिस के जवान हो या डिफेंस पर्सनल हो, उन सभी को यहाँ पर सम्मान देने की हम कोशिश करेंगे। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, दैट इज़ UPSC मंच। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।